हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपने लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन यानी कि रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के बारे में अपने लोग यहाँ पे जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में अपने लोगों ने जो प्लाज्मा था यानी कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स थे, पहला पार्ट था, हम लोगों ने क्या प्लाज्मा कवर किया। और अब अपने लोग आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में कवर करने वाले हैं। इसके बाद बचेंगे हमारे प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स, जिसे अपने लोग अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें कवर कर लेंगे। फिलहाल अपने लोग स्टार्ट करते हैं आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। तो पहले अपने लोग आरबीसी को देख लेते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन टॉपिक पे जो डिस्कशन है वो होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स, देखिए आरबीसी तो यानी कि रेड ब्लड सेल्स अपने लोग अब जनरल टर्म हो गया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बायोलॉजी में एक और नाम से इसको बुलाया जाता है, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड कार्पसेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। रेड ब्लड कार्पसेल्स बोल दो। कार्पसेल्स यानी कि क्या होती हैं, कार्पसेल्स का मतलब होता है सेल्स, ठीक है। और इसी से अपने लोग क्या बोलेंगे, एरिथ्रोसाइट्स बोलेंगे, अगर अपने लोग बायोलॉजी टर्म से अगर अपने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है, मेमेलियन आरबीसी इज़ द बाइकॉनकेव, यानी कि कैसी है, बाइकॉनकेव है, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। बाइकॉनकेव का मतलब अगर अपने लोग ड्रॉ करें यानी कि दोनों तरफ से क्या है, कॉनकेव शेप में है। अगर ड्रॉ करके देखेंगे तो कैसी आएगी, बाई कॉनकेव, यानी कि कुछ इस तरीके की। तो ये क्या है, बाई कॉनकेव शेप है। एक तो ये तरफ कॉनकेव आ रहा है और इधर से भी क्या आ रहा है, कॉनकेव शेप आ रहा है। तो इसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, बाई कॉनकेव, यानी कि दोनों तरफ से कॉनकेव है। और अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर अपने लोग देखेंगे आरबीसी का, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखिए कि जो बीच में है उसमें क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे शो किया गया है। तो कैसी है, बाई कॉनकेव है, यानी कि दोनों साइड से क्या है, कॉनकेव शेप में है। सर्कुलर है, यानी कि कैसी है, सर्कल में है, एक राउंड शेप में है। नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि जो मेच्योर आरबीसी है, जो एडल्ट आरबीसी है, जो बड़ी हो चुकी है, अब उसका जो फंक्शन है वो अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर पा रही है, उस स्टेज में क्या होता है, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है, और ये कैसी हो जाती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। यानी कि अब इसमें क्या है, मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, एब्सेंट होगा पूरी तरीके से। तो मेमिलियन आरबीसी के स्ट्रक्चर के बारे में अपने लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें कवर की। पहली तो है कैसी है, ये बाई कॉनकेव है, और कैसी है, सर्कुलर है। और अहम बात यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये कैसी है, जो मैच्योर आरबीसी है, जो बड़ी हो चुकी है आरबीसी, उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। देखिए जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी होती है, यानी कि जब वो छोटी स्टेज में होती है, जब अपनी लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग में होती है, तो क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या होगी, मैच्योर होगी। और जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे उसका जो न्यूक्लियस है वो कम होता जाता है, और लास्ट तक आते आते क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि अब कैसी हो जाएगी, यहाँ पे ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, यानी कि जब जो ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, ये जब ओरिजिन हो रही थी, जब ये पैदा हो रही थी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। उस टाइम पे क्या था, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था आरबीसी, बट इट डीजनरेट ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों, देखिए अब जब ये मैच्योर हो गई तो इसमें क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस का काम नहीं रहा होगा, और उसको क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा वो ये उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बाई कॉनकेव है, तो बाई कॉनकेव क्यों है, क्यों ओवल शेप नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से परफेक्टली ओवल या फिर पूरी तरीके से गोल शेप क्यों नहीं दिया गया, अब बाई कॉनकेव क्यों दिया गया। देखिए इसको समझाने के लिए क्या करेंगे अपने लोग, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको बाई कॉनकेव शेप दिया गया। अब बाई कॉनकेव शेप इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आरबीसी है, आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका मेन फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन इनके अंदर फिल है, ठीक है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, जो भी ऑक्सीजन वगैरह हैं, गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट है वो इनके थ्रू होगा, ठीक है। अब जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, यानी कि वहाँ पे क्या होगा, अब ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो ये कैरी कर पाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा आ पाए, इसलिए क्या होता है, इसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ किया गया। अब सरफेस एरिया इसलिए इंक्रीज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे क्या होगा,
इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी यानी कि ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज़ करना था, इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया, इसको बाई कॉनकेव शेप दिया गया, क्योंकि इसका जो है सरफेस एरिया इंक्रीज़ करना है। तो बाई कॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन को ले जाने की जो क्षमता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ओवल शेप होती तो मान लीजिए कि 4 ही ऑक्सीजन अपने साथ लेके जा रही है, लेकिन अब क्या हो गई, बाई कॉनकेव शेप हो गई। तो जब बाई कॉनकेव शेप हो गई तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, अपने साथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ जा पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल थे हमारे ऑक्सीजन के, वो क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। तो ओवरऑल क्या हुआ, जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी जब अपने लोग इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देंगे। तो इसीलिए ये क्या है, बाई कॉनकेव है, ठीक है। इन आरबीसी हायर सेल ऑर्गेनल्स लाइक, देखिए आरबीसी में क्या है, जो हायर सेल्स ऑर्गेनल्स, जैसे कि जो इम्पॉर्टेंट कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सेल में क्या है प्रेजेंट होने चाहिए थे, जैसे कि क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होते हैं एब्सेंट। तो ये क्या है, मेन जो कंपोनेंट होते हैं सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। देखिए मेन फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को ले जाना है। तो अंदर जो भी चीज़ें हैं उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या कर दे, बाहर निकाल लिया और उतनी जगह पे क्या फिल कर लिया जाए, ऑक्सीजन। तो उसी तरीके से इसने क्या किया, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह थी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स था, इनको बाहर निकाल दिया और वो जगह खाली हो गई किसके लिए, ऑक्सीजन फिल करने के लिए। तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भर जाएगा और ऑक्सीजन क्या है आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंस है। द अदर सेल ऑर्गेनल्स आर द अदर सेल ऑर्गेनल्स मोर हीमोग्लोबिन कैन बी फिल्ड इन द आरबीसी। देखिए अब जब ये ऑर्गेनल्स हैं इनको क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा जिनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फिल कर दिया जाएगा। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है किसको, हीमोग्लोबिन ले जाएगा अपने साथ किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को ले जाएगा हीमोग्लोबिन, यानी कि एंड में अपने लोगों को जो रिज़ल्ट मिला है वो क्या है कि जो भी ऑर्गेनल्स की जो जगह थी वो खाली हो जाएगी और उस जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन को फिल करके ले जाया जाएगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास जगह है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो यही रीज़न है कि जो भी बचे हुए ऑर्गेनल्स है जिनका फंक्शन अब नहीं रह गया है मैच्योर आरबीसी में, उनको बाहर निकाल दिया जाए। एक्सेप्शन क्या, देखिए बाई कॉनकेव शेप तो था अपने लोगों ने मैमल्स में, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा। देखिए ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे अपने लोग रेगिस्तान, यानी कि जहाँ पे डेजर्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैमल्स वगैरह रहते हैं। तो इनका जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है, ओवल शेप, यानी कि परफेक्ट ओवल, जैसे एग होता है ना उस तरीके का क्या होगा, इनका जो आरबीसी है वो कैसा होगा, ओवल शेप होगा। फिर ये कैसा होगा, बाई कॉन्वेक्स, यानी कि यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे देखिए अपने लोगों ने पढ़ा था बाई कॉनकेव शेप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉनकेव यानी कि यहाँ से क्या है, उभरा हुआ है। अगर इसको पार्ट काट के देखें यहाँ पे ये कौन सा शेप आ रहा है हमारा, बाई कॉन्वेक्स शेप आ रहा है। दो तरीके से है, देखिए एक साइड इधर का कॉन्वेक्स और इधर साइड का भी कॉन्वेक्स, तो क्या बोल दिया, इसको बोल दिया क्या क्या, बाई कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। अब ओवल शेप में है क्या, आरबीसी हमारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज़ कॉल्ड द डोनर्स मेम्ब्रेन। देखिए आरबीसी के जो भी सेल्स होता है, हर किसी सेल्स के ऊपर क्या होगी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर आरबीसी के केस में देखें तो उसको क्या बोलेंगे, हमारे डोनाल्स मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगी, हमारे पास डोनाल्स मेम्ब्रेन होगी, जो कि क्या है, इट इज़ हाईली परमिएबल फॉर सम आयन, जो कि क्या है, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ आयंस के लिए क्या है, हाईली परमिएबल है, यानी कि जैसे उसको दिखेगा तो कहेगा अंदर जाओ, ठीक है। तो क्या है, हाईली परमिएबल है किसके लिए, कैल्शियम आयन, जैसे कि कार्बोनेट आयंस होते हैं उनके लिए क्या है, हाईली परमिएबल है। लेकिन इनपरमिएबल है, यानी कि इनपरमिएबल यानी कि अंदर जाने से रोक दे कहेगी तुमको नहीं अंदर जाना है, तो क्या होगा, इनपरमिएबल हो गई किसके लिए, सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, इनके लिए। इट इज़ नोन एज डोनल्स फिनोमिना। तो डोनल्स फिनोमिना क्या है, कुछ चीज़ों को अंदर जाने देना और कुछ चीज़ों को बाहरी रोक लेना, ये कौन सा फिनोमिना कहलाता है, हमारा डोनल्स फिनोमिना। और आरबीसी की जो
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें उसको क्या बोलेंगे अपने लोग, डोनल्स मेम्ब्रेन बोलते हैं। डोनल्स मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। कुछ चीज़ें जो है अंदर जाएंगी और कुछ चीज़ें जो हैं अंदर नहीं जाएंगी, ठीक है। तो क्या है, सेलेक्ट कर करके भेज दे रही, तुम अंदर जाओगे तुम नहीं जाओगे। तो ये कैसी हो गई हमारी, डोनल्स मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन। स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन का मतलब देखिए, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, ढांचा। जैसे कि अपने लोग अगर ह्यूमन के केस में देखें, अपने लोगों के केस में तो क्या होता है, स्केलेटन होता है ना, जो उसमें आता है, कभी कभार टीवी में भी दिख जाएगा, फ़ोन में भी। तो क्या होता है, जो स्केलेटन होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो बेसिक है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है, हमारा साइटोस्केलेटन है, ठीक है। अब इसमें अगर अपने लोग आरबीसी के केस में देखें तो इसका खुद का भी तो स्केलेटन होगा जो कि इसको एक शेप प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो इस केस में क्या है कि स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है। जैसे कि अपना क्या है, अपने में क्या है, देखिए कोई भी हड्डी अगर मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ने की कोशिश करें तो मुड़ेगी नहीं, तो ये कैसा है, एक स्ट्रांग है। लेकिन आरबीसी के केस में क्या है, स्पॉन्जी साइटोस्केलेटन है, यानी कि उसमें क्या है, स्पॉन्जी यानी कि कहीं पे क्या है, होल्स वगैरह हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, हल्का सा क्या है, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अपना जो शेप है वो थोड़ा बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। यानी कि जो पतली, यानी कि कहीं पे अगर मान लीजिए कि जो आरबीसी है ब्लड के थ्रू ट्रेवल कर रही है, अब मान लीजिए कहीं पे क्या है, आर्टरी है, वीन्स है, कहीं पे नैरो है, कहीं पे पतली है, कहीं पे चौड़ी है। तो चौड़ी है जहाँ पे, वहाँ पे तो आराम से ट्रेवल हो जाएगा। लेकिन कहाँ पे, कहीं पे अगर जो एरिया है वो कम है, तो उसमें क्या होगा, आरबीसी फंसे ना, इसके लिए इसके पास क्या है, साइटोस्केलेटन है। कौन सा, स्पॉन्जी वाला। तो ये क्या करेगी, अपना जो साइज है उसको पिचका लेगी और क्या कर देगी, आगे निकल जाएगी, कहाँ से, जो वीन्स है या फिर जो भी स्मॉल एरिया आ गया है रास्ते में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जी स्केलेटन, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी भी क्या, इसकी कैसी है, हमारी फ्लेक्सिबल है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। दैट इज़ 7.5 माइक्रोमीटर में, ठीक है। तो आरबीसी की साइज क्या हो गई हमारी, 7.5 माइक्रोमीटर, कैन पासेस थ्रू द लेस डायमीटर ऑफ कैपिलरीज। तो ये इसको कहाँ पे जाना, देखिए मान लीजिए कि आरबीसी कहाँ पे गई, कैपिलरीज में। तो आरबीसी का साइज कितना है, 7.5 माइक्रोमीटर, लेकिन जो कैपिलरीज होती हैं उनका साइज कितना होता है, 5 माइक्रोमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइज क्या है, कैपिलरीज का साइज जो है, इसका जो एरिया है वो कैसा होगा, कम होगा। तो इसमें क्या करेगी, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको शो करेगी और क्या कर जाएगी, ईजिली फ्लेक्सिबल होके उसको क्या कर देगी, पास कर देगी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है, एब्सेंस है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है कहाँ पे, आरबीसी के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज किया जाए रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। लेकिन आरबीसी के केस में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एनारोबिक। एनारोबिक कौन सी है, जहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ये कहाँ पे होगा, हमारा जो आरबीसी है वहाँ पे ये होगा। तो आरबीसी में कौन सा रेस्पिरेशन होगा हमारा, एनारोबिक, यानी कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन आरबीसी एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आर प्रेजेंट। देखिए आरबीसी में क्या है कि जो देखिए दो प्रोसेस होती हैं, कौन सी, हमारे रेस्पिरेशन में। तो रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए दो प्रोसेस लगती है। पहली होती है हमारी ग्लाइकोलिसिस और दूसरी होती है कौन सी, क्रेब्स साइकिल। लेकिन आरबीसी में क्या है कि एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है उसके जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट है कहाँ पे, आरबीसी में। लेकिन उसी के बाद जो अगला प्रोसेस है यानी कि क्रेब साइकिल, जो कि चाहिए होता है किसको, रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो पहला यानी कि जो एंजाइम्स है ग्लाइकोलिसिस के वो प्रेजेंट है कहाँ पे, आरबीसी में होंगे। लेकिन जो अगला प्रोसेस है यानी कि क्रेब साइकिल के जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। वहीं पे अगर क्रेब साइकिल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसके एंजाइम क्या है, एब्सेंट होंगे, ठीक है। एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप एबीओ। देखिए एंटीजन, एंटीबॉडीज़ वगैरह ये अपने लोग आगे चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या, एंटीजन आप समझिए
एंटीजन को अपने लोग अभी कवर करेंगे जब अपने लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है उसके ऊपर क्या होता है, एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज़ वगैरह उसके बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। तो क्या है एंटीजन कहाँ पे रहता है। देखिए क्वेश्चन आता भी है कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया है तो पूछा जाता है कभी कभार कि एंटीजन कहाँ पे रहेगा। तो एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप ABO, जैसा कि अपने लोगों को पता है कि अपने जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन सा है। देखिए A ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप होता है ना, तो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है RH फैक्टर होता है। RH फैक्टर कुछ नहीं होता है, जैसे अपने लोग देखते हैं ना O पॉजिटिव है ब्लड, O निगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव का जो साइन है वो डिनोट किसको करता है, RH फैक्टर को। RH फैक्टर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि एंटीजन ऑफ ABO ब्लड ग्रुप या फिर RH फैक्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट कहाँ पे है, सरफेस ऑफ RBC, यानी कि RBC का जो सरफेस है, RBC रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कौन सा इसका जो सरफेस है, यानी कि ये वाला एरिया, इसका जो सरफेस यानी कि ऊपरी जो लेयर है उस पर कौन प्रेजेंट है, हमारा एंटीजन। कौन सा एंटीजन भी प्रेजेंट है, और जो RH फैक्टर है पॉजिटिव निगेटिव वाला वो भी कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा RBC के सरफेस पे। फिलहाल तो इतना जानिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, RBC के सरफेस पे। बाकी अभी जब अपने लोग ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे तो सारा जो डाउट है एंटीजन वगैरह का, RH फैक्टर का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, सिंगल RBC इज पेल येलो। अगर अपने लोग निकालें RBC का जो बंडल है उससे अगर अपने लोग एक सिंगल RBC को निकालें और माइक्रोस्कोप के नीचे करके देखें तो अपने लोगों को क्या मिलेगा, पेल येलो कलर, यानी कि हल्का सा येलोइश कलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाइल द ग्रुप ऑफ RBC, लेकिन अब क्या है, जब गुच्छा है RBC का, अगर पूरे ग्रुप को अगर अपने लोग देखेंगे जिसमें कई सारे RBC हैं, वो कैसा मिलेगा हम लोगों को, रेड कलर का देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा, जो कलर है वो कैसा होगा, रेड कलर का दिखेगा अपने लोगों को। इन RBC रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। देखिए RBC का खुद का कोई कलर नहीं है, उसके अंदर जो पिगमेंट फिल है, जो एक पिगमेंट फिल है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं। ठीक है, तो RBC के अंदर क्या फिल है हम लोगों को पता चला। RBC के अंदर जो पिगमेंट फिल है, जो एक लिक्विड टाइप में फिल है, वो क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन कैसा है, रेड कलर का। तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो RBC है उसका जो कलर आया है वो कहाँ से आया है, हीमोग्लोबिन की वजह से आया है। RBC क्या है, रेड कलर है, किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन खुद में क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी कि ऐसा पिगमेंट जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कुछ मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या है, हीमोग्लोबिन, जो कि फिल है कहाँ पे, RBC के अंदर। और ये इसका कलर क्या है, रेड कलर का, जिसकी वजह से RBC का जो कलर है वो अपने लोगों को कैसा देखने को मिलेगा, रेड कलर का। अब देखिए जाहिर सी बात है कि रेड कलर का हीमोग्लोबिन है, और रेड कलर की RBC तभी दिखेगी जब इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या हो, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो। तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, RBC के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए साइज ऑफ RBC, यानी कि RBC क्या साइज क्या होगी। अगर ह्यूमंस के केस में बात करें तो साइज अपने लोगों ने अभी देखा था कि 7.5 माइक्रोमीटर होगी। ठीक है, 7.5 माइक्रोमीटर होगी साइज। शेप अगर अपने लोग बात करें तो कैसी होगी, बाई कॉनकेव होगी। ये देखिए कैसी होगी, बाई कॉनकेव होगी। बाई कॉनकेव यानी कि दोनों तरफ से क्या है, कॉनकेव शेप में, इसे क्या कहते हैं, बाई कॉनकेव शेप, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स शेप बन रहा है, यहाँ पे भी एक कॉनकेव शेप बन रहा है। तो इसे अपने लोगों ने क्या बोल दिया, दोनों तरफ से जब कॉनकेव शेप है तो नाम क्या आ गया, बाई कॉनकेव। ठीक है, तो RBC का शेप क्या है, बाई कॉनकेव है। सिकल सेल एनीमिया, अब सिकल सेल एनीमिया वाली जो ये डिजीज़ है, इसे अपने लोग कवर करेंगे कहाँ पे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे। और सिकल सेल एनीमिया क्या है, RBC कैसी हो जाती है कि नॉर्मल शेप है RBC का बाई कॉनकेव, और बाई कॉनकेव से हटके जब ये कैसी हो जाएगी कि हंसिया आकार की, हंसिया होता है ना जिससे अपने लोग क्या कहते हैं, जिससे खेत वगैरह में यूज किया जाता है क्या, फसल काटने के लिए। तो ये कैसी होती है, सिकल सेल। सिकल क्या होता है, हंसिया बोलते हैं अपने लोग यहाँ पे, हमारे यहाँ तो हंसिया बोलते हैं, जिससे कि फसल को क्या किया जाता है, काटा जाता है, गाँव वगैरह में होती है।
आरी बोल देते हैं कोई लोग। तो कैसी हो जाती है, एक हंसिया शेप हो जाती है, एक सिकल शेप हो जाती है। जो ये वाला शेप होता है ना, अरे आधा चांद जो होता है, आधा चांद है ना, कैसी हो गई, आधे चांद के तरीके से, यानी ये कैसी हो गई, सिकल सेल हो गई। तो नॉर्मल शेप से हट के सिकल सेल हो गई। अब देखिए इसका क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पिगमेंट है वो भी कम हो जाएगा और जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। इफ़ आरबीसी इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इट विल सिंक। देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि मान लीजिए कि चाशनी जो रसगुल्ले में पड़ती है ना चाशनी, उसको अगर और गाढ़ा कर दे तो वो कौन सी बन जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और उसके अंदर अगर डाल दे अपने लोगों को, आरबीसी को, तो ये कर जाएगी क्या, सिंक, यानी कि सिकुड़ जाएगी। वहीं पर अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे क्या है, वाटर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि बाहर का जो प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे अगर अपने लोग आरबीसी को डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करेगी, इसका जो वाटर है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। बाहर का जो पानी है वो कहाँ पे, अंदर फिल हो जाएगा। बाहर का जो वाटर है, बाहर का जो सॉल्यूशन है वो अंदर आ जाएगा। तो ये कैसी हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी। अब आरबीसी का अगर काउंट देखें कहाँ पे, नंबर्स ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक यानी कि एमएम में देखेगा अगर अपने लोग। ब्लड में क्या है, आरबीसी काउंट अपने लोग देख रहे हैं। ह्यूमन यानी कि मेल में अगर देखते हैं तो कितना होगा, 5.5 मिलियन में होगा। एमएम क्यूब का मतलब यानी कि एक एरिया लिया हुआ है, मान लीजिए कि इतना बड़ा एरिया है, इसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, 1 mm। एमएम यानी कि माइक्रोमीटर इसको बोल देंगे। तो 1 mm क्या होगा हमारा, ये एरिया हो गया। ठीक है, अब इतने एरिया में कितनी आरबीसी आएंगी। अगर ह्यूमन मेल को अगर कंसीडर करते हैं, ह्यूमन मेल्स में यानी कि अपने लोगों में क्या होता है कि 5.5 मिलियन जो है आरबीसी, वो कहाँ पे रहेंगी, 1 mm क्यूब में। यानी कि mm क्यूब में इस इतने बड़े बॉक्स में क्या है, 5.5 मिलियन आरबीसी रहेंगी। वहीं पे अगर अपने लोग बात करें फीमेल्स में तो क्या है, 1 मिलियन कम हो गई, यानी कि कितनी, 4.5 मिलियन जो आरबीसी हैं वो रहेंगी पर mm क्यूब में। लेकिन क्या करेंगे, न्यू बॉर्न बेबी में देखें, ऐसा बेबी जो कि अभी अभी बॉर्न हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी में देखेंगे तो कितना होगा, 6.8 मिलियन होगी इतने ही बड़े डिब्बे में। ठीक है, तो 6.8 मिलियन होगी कहाँ पे, पर mm क्यूब में। ठीक है, देखिए न्यू बॉर्न बेबी में क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे क्या है कि, या फिर जो अपने लोग कह दें कि आरबीसी क्या है, उसमें भी नया नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, जो नंबर है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगले अब अपने लोग बात करते हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट कंडीशन नोन एज एनीमिया। देखिए अगर बॉडी में आरबीसी का जो काउंट है वो अगर इन लेवल से क्या हो रहा है, कम जा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनीमिया। ठीक है, यानी कि आरबीसी का काउंट जब बॉडी में कम हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोला जाएगा। अब एनीमिया कितनी होती है, 3 प्रकार की एनीमिया होगी। पहली कौन सी है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, ड्यू टू विटामिन B9 एंड B12 डिफिशेंसी। देखिए बॉडी में जब विटामिन B9 या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड। अब इसकी डिफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, जो मैक्रोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगे, विच आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। अब ये डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो जाएंगे, स्प्लीन में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आरबीसी का काउंट है वो कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे अपने लोग, मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोल दिया जाएगा। ठीक है, अब अगली कौन सी आती है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या है, ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। देखिए बॉडी में अगर क्या हो रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है, माइक्रोसाइट्स आर फॉर्म्ड। उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, जो माइक्रोसाइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फॉर्म्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैक्रोसाइट बन रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोसाइट बन रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइक्रोसाइट फॉर्म हो जा रहे हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपने लोग, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोल दिया। अब दूसरी कौन सी है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया क्या है, एक्सेस ब्लड लॉस। देखिए मान लीजिए कि कहीं से भी एक्सेस ब्लड लॉस हो गया, एक ब्लड का जो लॉस होना चाहिए था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से क्या होगा, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। तो इस कंडीशन को अपने लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया बोल देंगे, जब अपने लोगों में क्या हो जाएगा, एक्सेस ब्लड लॉस हो जाएगा, ब्लड का जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा। अब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, इसका जो प्रोसेस है वो कैसा है। अब
प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस। अब देखिए यहाँ से क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि एरिथ्रोपोइसिस। देखिए आरबीसी को अपने लोग क्या बोलते थे, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम है, यानी कि बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखेंगे वो जो रिपोर्ट आती है ना जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्या आता है, एरिथ्रोसाइट्स लिखा आता है, ठीक है, फिर स्लैश करके आरबीसी लिखा होता है। तो जो एरिथ्रोसाइट्स है ये इनका जो फॉर्मेशन यानी कि कहाँ पे ये जो ये इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, किसके थ्रू ये फॉर्म हो रही है उस प्रोसेस को बोलेंगे अपने लोग एरिथ्रोपोइसिस। देखिए एरिथ्रो यहाँ पे भी आ रहा है और एरिथ्रो यहाँ से भी आ रहा है, और पोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। और बायोलॉजी में कहीं पे भी आ जाए क्या पोइसिस वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन, ठीक है। तो पोइसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, और एरिथ्रो का मतलब आरबीसी से रिलेटेड है, यानी कि एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी का जब जो भी फॉर्मेशन हो रहा है तो वर्ड कौन सा आएगा हमारा, एरिथ्रोपोइसिस। ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस आरबीसी कॉल्ड द एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। देखिए कुछ ऑर्गन्स होंगे जो कि प्रोड्यूस क्या करेंगे, रेड ब्लड सेल्स को। अब रेड ब्लड सेल्स को जो भी ऑर्गन्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाएगा, एरिथ्रोपोइटिक हार्मोन्स, यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं आरबीसी को। एरिथ्रो का मतलब क्या, आरबीसी से रिलेटेड, पोइटिक यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो नाम क्या आ गया हमारा, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स, ये अपना नाम आ गया। हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोइसिस इज कॉल्ड द एरिथ्रोपोइटिन। देखिए अब बॉडी में हर टाइम तो डिमांड नहीं रहती है आरबीसी की, तो आरबीसी को जब बनाना है, जब रेड ब्लड सेल्स को बनाना है तो एक हार्मोन रिलीज़ किया जाएगा जो कि क्या कराएगा, एरिथ्रोपोइसिस कराएगा। हार्मोन कहाँ तक जाएगा, ऑर्गन्स तक जाएगा और कहेगा कि आरबीसी को बनाना स्टार्ट करें। तो उस हार्मोन का नाम क्या है हमारा, एरिथ्रोपोइटिन। देखिए पोइटिन आया आगे लास्ट में आई इन आ गया, यानी कि यहाँ ये क्या है, एक हार्मोन है, यानी कि एरिथ्रोपोइटिन यानी कि ऐसा हार्मोन जो कि क्या कराएगा हमारा एरिथ्रो यानी कि आरबीसी का क्या कराएगा, फॉर्मेशन कराएगा, सिंथेसाइज बाय द किडनी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो हार्मोन है एरिथ्रोपोइटिन है ये कहाँ से निकलेगा, हमारा किडनी से निकलेगा या फिर कुछ अमाउंट में कहाँ से निकलेगा, लीवर से। तो एरिथ्रोपोइटिन कौन सा है, हार्मोन है जो कि किडनी और कुछ अमाउंट में कहाँ से, लीवर से निकल रहा है, जो कि अब क्या कराएगा, एरिथ्रोपोइसिस कराएगा। यानी कि क्या, एरिथ्रोपोइसिस मतलब कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा, और ये किन ऑर्गन्स तक जाएगा, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स तक जाएगा। एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होगा वो इन ऑर्गन्स के थ्रू होगा, यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कि आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा उसको बनाएगा। फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस इन योग से। देखिए अर्ली स्टेज में, अर्ली लाइफ जब स्टार्ट हो रही होती है, जब यूट्रस में जब बेबी है तो वहाँ पे क्या है कि योग सैक होता है। तो जो पहली आरबीसी यानी कि अपनी बॉडी में जो सबसे पहली आरबीसी आई होगी, जो रेड ब्लड सेल्स आई होगी, वो जो योग सैक है उसके वहाँ से आई होगी। अब योग सैक क्या है, जैसे कि एग को अगर अपने लोग तोड़ते हैं, एग में क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं, एक होता है हमारा योग सैक, तो मान लीजिए कि वही वाला जो पोर्शन है, येलो वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, योग सैक होता है, जिसमें क्या होता है, बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है वो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो अब जो आरबीसी, पहली आरबीसी कहाँ से आई थी, हमारी योग सैक से फॉर्म हुई थी। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ आरबीसी प्रोड्यूस हुआ। देखिए जब एम्ब्रियोनिक लाइफ चल रही है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, फिंगर्स बन रहे हैं, डिजिट्स बन रहे हैं, जब बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे, यूट्रस में, यानी कि इंट्रा यूट्राइन लाइफ जब चल रही है, तो कौन सा है हमारा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, यानी कि जब एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है तब जो आरबीसी है, यानी कि आरबीसी अब कहाँ से बनाई जाएंगी। तो अब जब अर्ली लाइफ में होता है तो क्या होता है, आरबीसी कहाँ पे फॉर्म होती हैं, लीवर में होंगी, स्प्लीन में होंगी, प्लेजेंटा, थाइमस ग्लैंड। तो क्या है, बेसिकली 4 ऑर्गन्स हैं, लीवर, स्प्लीन, प्लेजेंटा एंड थाइमस ग्लैंड। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा हमारा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स है वो यहाँ पे फॉर्म होती रहेंगी। फिर जब अपने लोग मैच्योर हो जाते हैं तो हर एक ऑर्गन को अलग अलग चीज़ों के लिए हर बॉडी में जो भी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो स्पेसिफिक हो जाते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इन एडल्ट स्टेजेस आरबीसी इज प्रोड्यूस बाय सम बोन हैविंग द रेड बोन मैरो।
अब देखिए, अब क्या होगा जब अपने लोग एडल्ट स्टेज आ गए, जब एम्ब्रियो क्या हो गया, मैच्योर हो गया, जैसे कि अपने लोग क्या है एडल्ट हैं, तो अपने लोगों में क्या है कि जो आरबीसी यानी कि अब क्या करेगा, जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो लीवर, स्प्लीन, प्लेजेंटा और थाइमस ग्लैंड में ना बनकर कहाँ पे बनेंगी, हमारी रेड बोन मैरो में। अब रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है, कुछ जो बोन्स होती हैं बॉडी में जो कि लंबी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया, तो क्या जो लंबी वाली बोन्स होती हैं उनके पास क्या होता है, हमारा रेड बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो कहाँ पे होगा, जिनके पास होगा, यानी कि ऐसी बोन्स जहाँ जिनके पास क्या होगा रेड बोन मैरो, वो क्या करेंगी, रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करेंगी, विच फिल्ड इन विद द ट्यूबेकुलाई ऑफ स्पॉन्जी बोन्स, जो ऐसी बोन्स जिनमें अंदर क्या है खोखलापन। अब खोखलापन कहाँ पे होगा, ऐसी बोन्स जिनके जो कैसी हो, लंबी हों, तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या है स्पॉन्जी बोन्स है, जिनके अंदर क्या है कुछ खोखलापन है, उसमें क्या होगा, हमारा रेड बोन मैरो क्या वहाँ पे प्रेजेंट होगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी अकर इन स्प्लीन। देखिए, आरबीसी बन भी रही है बॉडी में, और बॉडी के थ्रू ही क्या किया जाएगा, इसका जो डिस्ट्रक्शन है, इसको जो डेथ किया जाएगा, इसको किल किया जाएगा, वो भी बॉडी में किया जाएगा। अब ये कहाँ पे किया जाता है, स्प्लीन में किया जाता है। स्प्लीन पे एक डिटेल में वीडियो आप लोग अगर देखेंगे, पिछली वीडियो में अपने लोगों ने कवर किया हुआ है स्प्लीन के बारे में, ठीक है। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ पे हो रही है, स्प्लीन में। और स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि स्टमच के पास प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जो आरबीसी है यानी कि रेड ब्लड सेल्स है, उनको किल कर देता है, जो पुरानी हो चुकी हैं, जिनकी कैरिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की कम हो गई है, उनको क्या कर देगा, किल कर देगा, और उनसे जो भी मटेरियल निकल रहा है, जो भी यूटिलाइजेशन का है, उसको कंज्यूम कर लेगा। बाकी जो है वो ब्लड में मिला के किडनी के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, यूरिनेट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। सो स्प्लीन इज नोन है। तो यहाँ पे देखिए स्प्लीन में हो क्या रहा है कि आरबीसी को मारा जा रहा है, तो स्प्लीन को अपने लोग क्या बोलेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। देखिए ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं, मुर्दा घर को, जहाँ पे क्या होता है बॉडी को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है बॉडी को। जो जैसे कि होता है ना चर्च वगैरह, उनके पीछे मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, उसे अपने लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी को कहाँ पे दफनाया जा रहा है, इस तरीके से अपने लोग समझ सकते हैं। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है, स्प्लीन को। तो स्प्लीन एक ऑर्गन है जो कि स्टमच के बगल में प्रेजेंट है, और ये क्या कर रहा है, आरबीसी को किल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाएगा। स्प्लीन स्टोर एक्सेस ब्लड कार्पसल्स, सो इट इज़ नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। देखिए बॉडी के कुछ ऑर्गन्स है जहाँ पे क्या होता है, इमरजेंसी के लिए कुछ जो एक्सेस ब्लड है उसको स्टोर किया जाता है। मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए कि बॉडी का जो ब्लड है वो एक्सेस में क्या उसको मतलब बह गया है, रिलीज आउट हो रहा है एक्सेस में, तो क्या होता है बॉडी को डिमांड होती है, तो क्या बॉडी को करना पड़ता है, ब्लड फॉर्म करना पड़ता है। अब तुरंत इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगा, तो उसके लिए बॉडी के पास क्या है, खुद की ब्लड बैंक है एक, जहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है एक्सेस ब्लड है बॉडी का वो स्टोर रहेगा। तो उन्हीं में से एक कौन सा है, स्प्लीन। तो स्प्लीन ऑर्गन में क्या होगा, ब्लड स्टोर रहता है, इसीलिए इसको अपने लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, जहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा, ताकि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़े तो ब्लड को कम या ज़्यादा किया जा सके। देखिए ये तो बात थी सारी हमारी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। अब अपने लोग बात कर लेते हैं रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट फिल है, यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने से पहले अपने लोग दो वर्ड समझते हैं। देखिए नाम में क्या आ रहा है, हीमोग्लोबिन, तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, पहला तो वर्ड आ रहा है हीम, ठीक है, और दूसरा कौन सा आ रहा है, ग्लोबिन, ठीक है। अब पहले इन दोनों वर्ड पे अपने लोग फोकस करेंगे। तो पहला वर्ड कौन सा है, हीम, और दूसरा वर्ड कौन सा है, हमारा ग्लोबिन, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 कंपोनेंट, इसमें क्या है 2 कंपोनेंट है, हीम जो कि क्या है 5% और ग्लोबिन कौन सा है 95%, जो कि कौन सा है प्रोटीन पार्ट। अब देखिए कि क्या है, जो हमारा हीम वाला हीम जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आयरन को, आयरन, ठीक है, और जो ग्लोबिन वाला है ये किसको करता है, हमारा प्रोटीन को। तो ऐसी प्रोटीन जो कि आयरन को कैरी करे उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन। ऐसी प्रोटीन जो कि किसको कैरी करे, आयरन को, इसे अपने लोग क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन, ठीक है।
अब ये क्या है, हीम यानी कि आयरन कितना होगा, ऐसा ग्रुप जो कि आयरन को कैरी करेगा वो कितना होगा 5%, बाकी बचा हुआ पार्ट किसका होगा 95% किसका होगा, प्रोटीन पार्ट का होगा। ठीक है, अब पहले समझते हैं हीम यानी कि आयरन, और आयरन से जब अपने लोग हीमोग्लोबिन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो केवल एक ओवरव्यू मिलेगा क्योंकि आरबीसी के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद क्या है अपने लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में एक पूरा टॉपिक इसको हीमोग्लोबिन को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट है, पोरफायरिन रिंग, जो इसका फॉर्मूला वगैरह है उसको अपने लोग देखेंगे वहाँ पे। अब देखिए हीमोग्लोबिन जो आधा नाम है यानी कि हीम, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आयरन को, और इसके अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है, जैसे होती है ना बेंजीन रिंग है, तो वैसे ही कार्बन की कुछ रिंग्स वगैरह होंगी जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, पोरफायरिन। तो पोरफायरिन क्या है, एक रिंग वगैरह आप समझ लीजिए, जो कार्बन की क्या है एक चेन है, तो उसे अपने लोग क्या बोलते हैं, पोरफायरिन बोलते हैं। देखिए हीम क्या था, हीम था हमारा आयरन। ठीक है, अब आयरन में क्या है, हीम वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आयरन को। अब आयरन को बोल दो, या फिर इसमें क्या लिखा हुआ, पोरफायरिन। अब पोरफायरिन जैसे कि कार्बन की चेन होती है ना, अपने लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, जैसे बेंजीन में क्या होता है C6H6, तो वहाँ पे क्या है, कार्बन की चेन है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे अपने लोग पोरफायरिन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हीम वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आयरन को रिप्रेजेंट करेगा और पोरफायरिन को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये क्या है, आयरन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ Fe2+। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है अक्सर, आयरन हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि आयरन का जो आयन है यानी कि Fe2+, Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आयन है वो कौन से, Fe2+, यानी कि Fe2+ जो ये आयन है इस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास हीमोग्लोबिन में आयरन। तो क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगी, Fe+2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक मॉलिक्यूल यानी कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कितना कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के। तो अगर एक हीमोग्लोबिन है वो किसको, 4 लोगों को पकड़ के ले जाएगा, 4 ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाएगा अपने साथ। ठीक है, अब अगर अपने लोग दूसरे पार्ट की बात करें जो कि कौन सा है, ग्लोबिन वाला। अब जब ग्लोबिन वाले पार्ट की बात करते हैं तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रेजेंट प्रोटीन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन यानी कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है, देखिए ग्लोबुलिन पार्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबुलिन यानी कि ग्लोबुलिन का एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, यानी कि ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है उसके जो एक मॉलिक्यूल होंगे उसमें क्या होंगे, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे। अब पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है उसके बारे में अपने लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ऐसे समझिए कि पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, एक चेन टाइप लाइक का स्ट्रक्चर है, ऐसे आप अभी समझ सकते हैं। तो क्या है, इसमें जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या है, 4 चेन को पकड़े हुआ है, 4 जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको पकड़े हुआ है। एक ग्लोबुलिन का क्या है स्ट्रक्चर, 4 लोगों को पकड़े हुआ है, जो कि क्या है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि जिन 4 लोगों को ये पकड़े हुआ है उनका किस टाइप के हैं, ये कैसी होती हैं, 4 टाइप की होती हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कैसी हो गई हमारी, 4 टाइप की हो गई। पहली कौन सी हो गई, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग द 141 अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड अपने लोगों को पता है, अमीनो एसिड जब जोड़ते जाते हैं तो क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लोबुलिन भी क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, और प्रोटीन की जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो कौन सी है हमारी, अमीनो एसिड। यानी कि अमीनो एसिड को जोड़ते जाएंगे तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। तो जो हमारा अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन है यानी कि अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, हमारे पास 141 अमीनो एसिड होंगी। 141 अमीनो एसिड से मिलके बना हो गया हमारे पास अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और बीटा पॉलीपेप्टाइड क्या है, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, 146 अमीनो एसिड, यानी कि कितने, 146 अमीनो एसिड कहाँ पे होंगे, हमारे बीटा पॉलीपेप्टाइड में। अब गामा पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 146 अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे क्या है 146 अमीनो एसिड, और जो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड है यहाँ पे भी क्या है 146 अमीनो एसिड। यानी कि बीटा, गामा और डेल्टा में क्या है
146 अमीनो एसिड हैं। वहीं पे अगर अल्फ़ा की बात करें तो यहाँ पे क्या है 141 अमीनो एसिड है। तो अल्फ़ा में अपने लोग अगर याद रख सके तो कितने हैं, अब 141 है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन 3 टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन आर फॉर्म। देखिए हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबुलिन किसका पार्ट है, हीमोग्लोबिन का। और ग्लोबिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, हमारे पास प्रोटीन वाला पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। और प्रोटीन में क्या होगा, हमारे पास अमीनो एसिड्स वगैरह होंगे, और अमीनो एसिड की जो चेन है उसे अपने लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एंड में रिजल्ट अपने पास क्या आया कि जो ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बेसिस पे जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होगा, 3 प्रकार का होगा। तो हमारे पास क्या है, 3 टाइप का क्या है, हीमोग्लोबिन है पॉलीपेप्टाइड चेन के आधार पे। ठीक है, अब इसमें कौन सा है, हीमोग्लोबिन A1 यानी कि HbA1 जो कि किसमें होगा, एडल्ट ह्यूमन में होगा, या फिर बोल दो एडल्ट हीमोग्लोबिन होगा। ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि एडल्ट लोगों में पाया जाएगा। इसमें कौन सी होगी, 2 अल्फ़ा वाली चेन होगी और 2 बीटा वाली चेन होंगी। यानी कि 2 अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड की चेन है और 2 कौन सी हैं, बीटा पॉलीपेप्टाइड की चेन है। और ये किसमें मिल रहा है हम लोगों को, एडल्ट में देखने को मिल रहा है, HbA1। दूसरा कौन सा है, HbA2। अब जो HbA2 है ये कौन सी है, एडल्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन ये दूसरे टाइप का कौन सा है, हीमोग्लोबिन। तो इसमें भी क्या होंगे, 2 अल्फ़ा चेन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 डेल्टा चेन है। ठीक है, 2 अल्फ़ा चेन होंगी और 2 कौन सी हमारे पास, डेल्टा चेन होंगी। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा है, फीटल हीमोग्लोबिन। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फीटल हीमोग्लोबिन में क्या है, 2 अल्फ़ा चेन है, 2 कौन सी हमारे पास, गामा चेन। 2 कौन सी हमारे पास, अल्फ़ा चेन है, और 2 कौन सी हैं, गामा चेन। तो हीमोग्लोबिन अगर फीटस यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर फीटस है उसमें अगर अपने लोग आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को चेक करेंगे तो उसमें अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ पे क्या है, 2 अल्फ़ा चेन है और 2 कौन सी हमारे पास, जो हमारी गामा चेन है। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 गामा चेन मिलकर कौन सी बना रही है, हमारी फीटल वाली जो हीमोग्लोबिन है उसको बना रही है। ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ फीटस हीमोग्लोबिन इज मोर देन एडल्ट हीमोग्लोबिन। देखिए और जो एम्ब्रियो है यानी कि जो चाइल्ड वगैरह है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि क्या ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने की, उसको ट्रांसपोर्ट करवाने की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 अल्फ़ा और दो गामा है, यानी कि 2 अल्फ़ा वाले प्रोटीन हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है, और 2 कौन से हमारे पास, 2 गामा वाले क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये था हमारा फीटस के बारे में, और यहीं पे अपने लोगों ने कवर कर लिया अपना हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में। हीमोग्लोबिन पे भी एक और वीडियो है जिसमें अपने लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स के पास, रेड ब्लड के सेल्स साथ ही साथ अपने लोग पढ़ रहे थे तो अपने लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। अब इसके बाद अपने लोग पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स, और उसके बाद अपने लोग लास्ट में प्लेटलेट्स को कवर कर लेंगे। वाइट ब्लड सेल्स जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबा चलेगा, थोड़ा सा हो सकता है 2 वीडियो में आए। तो उसमें क्या है कि जो उसकी जो सेल्स हैं यानी कि न्यूट्रोफिल्स वगैरह, यूसिनोफिल्स वगैरह, उनमें सब डिवीज़न है काफ़ी, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिटेल में वीडियो बनानी पड़ेगी काफ़ी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।